तारीख 29 दिसंबर 2022, जगह इजराइल की संसद नीसेट। यहां बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इजराइल की 37वीं सरकार बनी। एक साल पहले ही यानी 2021 में नेतन्याहू को घोटालों के आरोपों की वजह से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तब कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने कहा था कि यह उनके राजनीतिक करियर का अंत है। नेतन्याहू ने उन्हें गलत साबित किया और बहुमत नहीं मिलने के बावजूद छठी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इजराइल में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलना हैरानी की बात नहीं है। वहाँ 74 साल के इतिहास में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि कोई पार्टी अपने दम पर सरकार बना पाई हो। इस बार हैरानी की सबसे बड़ी वजह नेतन्याहू की नई सरकार में शामिल कट्टरपंथी पार्टियां थीं। दरअसल नेतन्याहू ने सत्ता में वापसी करने के लिए शास, यूटीजे, धार्मिक यूजनिज्म, ओतादमा यहूदित और नुआम जैसी धुर दक्षिणपंथी पार्टियों का समर्थन लिया है। इनमें कई पार्टियां तो पूरे फिलिस्तीन पर कब्जे के समर्थन में। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन्हीं वजहों से इजराइल में नई सरकार बनते ही फिलिस्तीन के साथ विवाद बढ़ना तय हो गया था। आपको बताते हैं कैसे इजराइल के राजनीतिक हालात हमास के हमले की बड़ी वजह बनी। हमास के हमले के लिए इजराइल की 3 राजनीतिक वजह जिम्मेदार बताई जाती है। पहली, ऐसे शख्स को मंत्री बनाया जो फिलिस्तीनियों को इजराइल से निकालना चाहता है। नेतन्याहू ने नई सरकार में तमर बेन गुइर को राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बनाया। बेन गुइर इजराइल के सबसे विवादित नेताओं में से एक हैं। वो अति राष्ट्रवादी मीर कुहान के कोहानिस्ट विचारधारा के अनुयायी हैं। कोहानिस्ट विचारधारा का मानना है कि इजराइल में गैर यहूदियों को मतदान तक का अधिकार नहीं होना चाहिए। कोहान संगठन अरब लोगों और मुसलमानों को यहूदी समुदाय और इजराइल का दुश्मन मानता है। इसी वजह से कोहान संगठन पर 1994 में इजराइल ने बैन भी लगा दिया था, लेकिन उस विचार पर चलने वालों को न रोक सका। इसके एक समर्थक बारूक गोल्डस्टीन ने 29 मुस्लिमों की हत्या कर दी थी। बेन गुइर बारूक के बड़े फैन हैं और उसकी तस्वीर घर में टांग रखते हैं। बेन गुइर उन इजरायली सैनिकों को लीगल माफ़ी देना चाहते हैं जो फिलिस्तीनियों को गोली मारने के दोषी पाए गए हैं। पेशे से वकील बेन गुइर यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के पास अक्सर आते जाते रहते हैं। यहाँ उन पर भड़काऊ बयान देने के आरोप लगते हैं। वो मस्जिद के पास अक्सर कहते हैं, मैं यहाँ देश बचाने आया हूँ, मैं जिहादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। ऐसे बयान देने पर एक बार तो उन पर मस्जिद के पास किसी फिलिस्तीनी ने पत्थर भी मार दिया था। इस पर बेन गुइर ने अपनी हैंडगन उठा ली और सुरक्षा कर्मियों से कहा कि वो आसपास मौजूद सभी अरब लोगों की हत्या कर दें। दूसरी वजह, गठबंधन दलों के दबाव की वजह से सरकार और एजेंसियों का ध्यान वेस्ट बैंक की तरफ था। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, उनके गठबंधन दल के नेता और रक्षा मंत्री बेन गुइर वेस्ट बैंक पर कब्जे के हिमायती रहे हैं। वो नहीं चाहते कि फिलिस्तीन का वजूद भी रहे। इस लिहाज से पूरी सरकार का फोकस वेस्ट बैंक पर था। इजराइल की ज़्यादातर सेना इसी इलाके में तैनात थी। हमास ने इसका फ़ायदा उठाया और गजा पट्टी की तरफ से इजराइल में घुसपैठ और हमला करने में कामयाब रहे। इजराइल के अखबार हार्टेज में नेतन्याहू को जंग का जिम्मेदार ठहराते हुए कॉलम भी लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि नेतन्याहू ने जानबूझकर गजा में हमास की सत्ता को स्थापित कराया। नेतन्याहू ने 2019 में एक मीटिंग के दौरान खुलकर कहा था कि कोई भी शख्स जो फिलिस्तीन को देश के तौर पर नहीं उभरने देना चाहता, उसे हमास को सपोर्ट करना होगा। उसकी फंडिंग करते रहना जरूरी है ताकि वेस्ट बैंक की फिलिस्तीनियों की सरकार मजबूत न रहे, उसे हमास से चुनौती मिलती रहे। दरअसल 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद फिलिस्तीनी सिर्फ गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में सिमट कर रह गए हैं। गजा पट्टी हमास और वेस्ट बैंक पर पीएलओ यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है कि इसकी सरकार वहां पर बनाई गई है। नेतन्याहू को सरकार के खिलाफ जो है, अब तीसरे कारण की बात करते हैं। नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, उनकी सरकार के खिलाफ। इजराइल की मीडिया बेंजामिन नेतन्याहू पर सवाल उठा रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम करने के लिए कानून बनाया। इसके बाद पूरे देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। सरकार ने इस प्रदर्शन को दबाने में पूरी ताकत लगा दी। इसी बीच सरकार की नज़र हमास से हटी और मौका मिलते ही उसने अपना काम कर दिया। अब आपको बताते हैं प्रदर्शन हो क्यों रहे थे। जनवरी में इजराइल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक प्रस्ताव जारी किया। इसके पास होने पर इजराइल संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने का अधिकार मिल जाएगा। इसे ओवरराइड बिल नाम दिया गया है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो संसद में जिसके पास भी बहुमत होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट देगा। लोगों को लगा कि इससे देश में लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर होगा। बीबीसी के मुताबिक नए बिल से निर्वाचित सरकारें जजों की नियुक्ति में दखल दे सकती हैं। इससे जुडिशरी की सही और निष्पक्ष फैसले लेने की पावर कम हो जाएगी। नेतन्याहू का नया बिल लागू होने से किसी कानून को रद्द करने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की ताकत सीमित हो जाएगी। इस बिल ने इजराइल को काफ़ी हद तक 2 हिस्सों में बांट दिया। इजरायली सेना की रीढ़ माने जाने वाले रिजर्विस्ट यानी सेना को सेवा देने वाले आम नागरिक ने कहा था कि वो सेना को अपनी सेवा देने से इनकार कर सकते हैं।
नेतन्याहू ने देश की जनता से सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन उनके सत्ता में रहने की सनक ने इजराइल में आंसुओं का सैलाब ला दिया। अगर उनमें थोड़ा भी सम्मान बाकी है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, ये मांग भी इजराइल में उठती रही है। इजराइल की नेशनल यूनिटी पार्टी के सांसद जीव एक्लिन के मुताबिक नेतन्याहू 2019 में बदल गए। उन्होंने कहा, मैंने नेतन्याहू को कई मुश्किल हालातों में देखा है। वो हमेशा एक प्रतिभाशाली और अनुभवी व्यक्ति लगते हैं। हालांकि अब फैसले लेने में उनका व्यक्तिगत विचार राष्ट्रीय विचारों पर हावी रहता है, जिसके कारण उन्होंने कई गलत नीतियां लागू की हैं। नेतन्याहू के करीबियों में से एक अमित सेगल के मुताबिक इजराइल का इतिहास हमें बताता है कि असफल युद्धों से सरकार बदल जाती है या बदली जाती है। इसी बीच गलत नीतियों से पहले ही आलोचना झेल रहे नेतन्याहू अब इस जंग को जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी नेतन्याहू को भी उनके देश में काफ़ी जिम्मेदार अभी तक तो ठहराया जा रहा था, लेकिन अब स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि कई विदेशी जो अन्य जगहों पर काम कर रहे थे, ऐसे युवा भी युद्ध लड़ने के लिए अपने देश में वापसी कर रहे हैं। तो और आपने देखा है कि एक यूनिटी गवर्नमेंट यहाँ पर बन गई है, यानी कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, सबकी सरकार यहाँ पर चल रही है, क्योंकि देश युद्ध के हालात में। लेकिन इससे पहले के हालात क्या थे वो भी समझना ज़रूरी है। हमास ने जो हमला किया उसकी निंदा पूरी दुनिया में हो रही है। मानवता को शर्मसार करने वाला एक ऐसा हमला था जिसमें मासूमों ने अपनी जान गंवाई। कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा। हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, और वो घुन है आम लोग, वो फिलिस्तीनी जो इस युद्ध में अपनी जान गंवा रहे हैं, या वो इजरायली जो जवाबी हमले में या आतंकी हमला जो पहले हमास का हुआ उसमें अपनी जान गंवा चुके हैं।